जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2026। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम बायोलॉजी सिलेबस जो है एमडी कैट का कंप्लीट कर रहे हैं और इस हवाले से आज जो हमने चैप्टर कवर करना है डियर स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है जी होमियोस्टेसिस। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में से लगभग 4 to 10 MCQs जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस के एमडी कैट के सिलेबस में जो है वो पेपर के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। तो मिनिमम 4 MCQs हैं और मैक्सिमम 10 तक भी MCQs इस चैप्टर से जो हैं वो आ चुके हैं। तो हमने इसमें कुछ मेजर टॉपिक्स करने हैं, लाइक हमने यूरेनरी सिस्टम को जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम किडनी और किडनी के फंक्शंस को काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। देन हम थर्मो रेगुलेशन का एक जस्ट ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर जो है हमारा होमियोस्टेसिस। अब थोड़ा सा पहले हम सिलेबस से थोड़ा सा हटकर हम थोड़ा सा पहले होमियोस्टेसिस के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि ये होमियोस्टेसिस जो है इसका मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, होमियोस्टेसिस जो है ये बॉडी की एक एबिलिटी है। अच्छा, अब इस बॉडी की एबिलिटी में क्या होता है कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जो हैं या आप कह लें बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखा जाता है, इसको स्टेबल रखा जाता है। होमियो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है कंडीशन। तो होमियोस्टेसिस एक ऐसी बॉडी की एबिलिटी है या आप कह लें ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखता है, एक पॉइंट तक मेंटेन रखता है, बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मसलसल जो हैं वो चेंजेस आ रही हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझें कि जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो हर लम्हे हर कुछ देर के बाद जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 ही मेंटेन रहता है। तो ये किसकी वजह से है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी होमियोस्टेसिस की वजह से है। तो होमियोस्टेसिस बॉडी की वो एबिलिटी है, वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखा जाता है, स्टेबल रखा जाता है, बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मसलसल जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। अब सवाल ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आखिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर कंडीशन ही स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन कुछ मेजर कंडीशंस हैं जिनका स्टेबल रहना हर वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। लाइक बॉडी का टेम्परेचर है तो वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। या अगर हम रेंज की बात करते हैं तो मैमल्स में इसकी जो रेंज होती है आमतौर पर 36 to 38, जो एवरेज 37 ही बनती है। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इस टेम्परेचर पर ही मैक्सिमम स्पीड से जो है वो काम कर रहे होते हैं, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म भी फास्ट चलेगा, बॉडी की जो प्रोडक्ट्स हैं बॉडी को डिमांड जो है वो भी जल्दी फुलफिल होगी। दूसरा, वाटर साल्ट्स की मिकदार का बॉडी के अंदर बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, इसमें किडनी बहुत अहम रोल प्ले करेगी। फिर इसके अलावा जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे उनको बॉडी से निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, इन इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सके। तो अल्टीमेटली सारी जो बात है वो सर्वाइवल की है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेन रहना, स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, बावजूद इसके कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मसलसल जो हैं वो चेंजेस हो रही होती हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। ज़ाहिर सी बात है, बॉडी में वाटर साल्ट्स के लेवल को मेंटेन रखना है, बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट्स बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुमकिन होगा बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट सिस्टम्स के ज़रिए, क्योंकि होमियोस्टेसिस के प्रोसेस में बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अगर वाटर और साल्ट्स की अगर हम बात करें तो वाटर और साल्ट्स के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखना, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन रेगुलेटर से लफ्ज़ निकला है, रेगुलेट करना, एडजस्ट करना। ओस्मो का मतलब है वाटर एंड अल्टीमेटली उसमें साल्ट्स भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आमतौर पर हमारा जो यूरेनरी सिस्टम है
वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसमें किडनीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। यूरेनरी सिस्टम आगे हमने हमारा जो सिलेबस है उसमें यूरेनरी सिस्टम जो है वो शामिल है। फिर इसी तरह बॉडी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, इसमें भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह एक्सक्रीशन है हमारे पास जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सिलेबस है, चैप्टर है, वो है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं और इसको हम रीनल सिस्टम का नाम भी जो है वो देते हैं। अब ये जो हमारा यूरेनरी सिस्टम है, ये जो हमारा रीनल सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है? तो इसका जो मेन काम है वो है बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको बॉडी से जो है वो बाहर निकालना है। ठीक है, और बॉडी से बाहर कैसे निकालना है? तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर बनता है, और वो कैसे बनता है ये भी हम आखिर में चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर इस यूरिया को, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या किया जाता है, यूरिन के ज़रिए बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये है जी हमारा यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें ये पूछा गया है कि हमने जो यूरिनरी सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो ये जी हमारा यूरिनरी सिस्टम है। अब इस यूरिनरी सिस्टम में आप देखें 4 पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पेयर ऑफ किडनीज़ हैं। ठीक है, देन हमारे पास जो है पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, किडनी को तीसरे पार्ट ब्लैडर के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लैडर जो है वो फिर बॉडी के बाहर ओपन हो रहा होता है थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो बेसिकली हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पेयर ऑफ किडनीज, नंबर 2 पेयर ऑफ यूरेटर्स, नंबर 3 सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और नंबर 4 एक्सटर्नल ट्यूब होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब बारी बारी हमने इनके बारे में जो है वो डिस्कस करना है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरव्यू देखें, किडनी का काम क्या है, तो किडनी का मेन काम जो है ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स, उनको क्या करना है, ब्लड से फिल्टर करके उसको कन्वर्ट करना है यूरिन में। मतलब किडनी हमारी बॉडी में क्या करेंगी, हमारे ब्लड को फिल्टर करेंगी। ब्लड के अंदर जितने मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स, उनको ब्लड से फिल्टर कर लेंगी और यूरिन बना देंगी। फिर वो यूरिन जो होगा वो यूरेटर के ज़रिए वो यूरिन जाएगा ब्लैडर में। अब ब्लैडर में जो यूरिन है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पर जो है वो स्टोर होगा, एंड देन जो है वो फिर थ्रू यूरेथ्रा इस एक्सटर्नल ओपनिंग के ज़रिए उस यूरिन को क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यूरिन के ज़रिए 2 काम होंगे। एक, यूरिन के ज़रिए जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट थे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मतलब किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम जो है वो यहाँ पे करेगी। फिर इसके साथ साथ ड्यूरिंग ब्लड फिल्ट्रेशन जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा साल्ट्स हैं, उनको भी यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है ताकि बॉडी में वाटर और साल्ट्स की मिकदार मेंटेन रहे। तो किडनी यहाँ पर ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का भी काम कर रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने ना 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्योंकि किडनी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल रही है यूरिन की फॉर्म में, तो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर जो है वो काम कर रही है। लेकिन साथ ही यूरिन के अंदर चूँकि एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स भी बाहर निकाले जा रहे हैं ताकि बॉडी में वाटर साल्ट की मिकदार मेंटेन रहे, तो किडनी जो है यहाँ पर ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का भी काम कर रही है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो 2 टाइप का यूरिन बनता है,
बाज़ केसेस में जो है वो डाइल्यूट यूरिन, जैसे विंटर सीज़न में मोस्टली डाइल्यूट यूरिन बन रहा होता है, समर सीज़न में जो है वो मोस्टली कंसनट्रेटेड यूरिन बन रहा होता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है? किडनी की वजह से होता है। किडनी के अंदर जो इसके फंक्शनल यूनिट्स हैं, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, मतलब नेफ्रॉन्स की वजह से होता है। तो किडनी एक्सक्रेटरी ऑर्गन के साथ साथ ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर भी जो है वो काम करती है, और इसी को हमने मज़ीद जो है वो आगे अपने सिलेबस के अंदर जो है वो पढ़ना है। तो मेजर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले नंबर पर है जी हमारे पास किडनी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, और फिल्टर करके जितने भी ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटीरियल्स हैं, इंक्लूडिंग यूरिया ह्यूमन बीइंग के केस में, उसको बाहर निकालना है। फिर ब्लड के अंदर जो इजाफी एक्स्ट्रा सब्सटेंस हैं उनको भी बाहर निकालना है, लाइक एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट है, किस फॉर्म में? यूरन की फॉर्म में, ठीक है, यूरन में कन्वर्ट कर देना है। अब फिर ये जो यूरन होगा यूरेटर के जरिए, अब यूरेटर आपने देखा था वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, अब इनकी लेंथ जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ज़्यादातर बुक्स में 25 सेंटीमीटर ही लिखी गई है। तो ये क्या करते हैं? सिंपली किडनी के अंदर जो यूरिन बना होता है उसको कहाँ तक लेकर जाते हैं? ब्लैडर तक जो है वो लेकर जाते हैं। अब ब्लैडर की अगर हम बात करें, जो कि तीसरा ऑर्गन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ये क्या है? ये होलो, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, डिस्टेंसिबल मतलब स्ट्रेचेबल हो सकता है। जैसे जैसे इसमें यूरिन बढ़ता जाएगा ये थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकता है, जस्ट लाइक अ बैलून। क्योंकि ये क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। अब बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास लास्ट ऑर्गन है जी यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या करता है जी? ये एक रास्ता है जो बॉडी के बाहर ओपन होता है, जिसके ज़रिए यूरिन को क्या किया जाता है? सिंपली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेन काम यहाँ पर जो है वो बेसिकली किडनी का है। किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना है, देन उससे यूरिन बनना है। आगे यूरेटर का काम सिंपली किडनी से यूरिन को जो है वो ब्लैडर में पहुँचाना है। ब्लैडर का काम सिंपली जो है वो यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना है, और यूरेथ्रा का काम है यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना। तो मेन फंक्शन यहाँ पर हमने किडनी के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि आखिर किडनी जो है वो ब्लड को कैसे फिल्टर करती है, और कैसे उसको यूरिन, उसमें मौजूद जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह हैं, उनको किस तरीके से यूरिन में कन्वर्ट करती है। तो उसके लिए हमें किडनी का स्ट्रक्चर और अल्टीमेटली उसका फंक्शन काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ही यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है ना एक ब्रांच आ गई है। इस ब्रांच का नाम है जी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, अब नेफ्रोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं? किडनीज का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, किडनीज का जो है वो फंक्शन स्टडी करते हैं, और किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किडनी का फंक्शन पढ़ना है, और किडनी से रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर से। किडनी के स्ट्रक्चर से अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो अगर हम किडनी का कलर देखते हैं तो कलर क्या होता है जी? किडनी का रेडिश ब्राउन होता है। शेप की अगर हम बात करते हैं तो किडनीज आप जानते हैं वो क्या होती हैं? बीन शेप होती हैं। अगर हम इनके वेट की बात करें, दोनों किडनीज के वेट की बात करें, तो ये बॉडी का लेस देन 1% बनता है। मतलब बॉडी का जो वेट है उसका लेस देन 1% बनता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार एवरी टाइम जब हमारा हार्ट बीट करता है तो लगभग 20% जो ब्लड होता है वो सिर्फ किडनीज को जाता है। देखा जाए तो दोनों किडनीज हमारी बॉडी का 1% भी नहीं है वेट के एतबार से, लेकिन जब हार्ट बीट करता है तो 20% ब्लड सिर्फ किडनीज को ही मिलता है। तो आखिर इतना ब्लड देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम ब्लड जो है उसको क्या किया जाए? फिल्टर किया जाए, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड को क्या किया जाए? फिल्टर किया जाए। अच्छा, अब मज़ीद कुछ देखेंगे कि जो किडनीज हैं, दोनों किडनीज पर डे कितना यूरिन बनाती हैं? तो लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो दोनों किडनीज मिलकर जो है वो पर डे बनाती हैं, ठीक है। किडनीज फिल्टर अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर्स ऑफ ब्लड पर डे। तो पर डे जो है लगभग 180 लीटर के बराबर जो है
किडनीज क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती हैं और कितना यूरिन बनाती हैं, लगभग 1 से 1.5 लीटर। तो ये भी आप एमसीक्यूज के तौर पे कर सकते हैं। किडनी की लोकेशन की बात करें तो किडनी कहाँ पर होती है, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइडों पर मौजूद होती है। जैसे अगर आपने डायग्राम देखी हो तो यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, कुछ हिस्सा ही दिखाया गया है। तो वर्टिब्रल कॉलम की ईच साइड, दोनों साइडों पर आप देख सकते हैं कि किडनीज जो हैं वो मौजूद हैं। तो लोकेशन जैसा कि आपने देखी कि जो किडनीज हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और एग्जैक्ट लोकेशन इनकी कहाँ पर है, 12th बिटवीन 12th थोरेसिक वर्टिब्री एंड 3rd लंबर वर्टिब्री। अगर आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिन बोन्स से बना होता है उन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। तो वर्टिब्री में हमने सर्विकल वर्टिब्री पढ़ी थी, थोरेसिक वर्टिब्री पढ़ी थी, लंबर वर्टिब्री पढ़ी थी, और उसके बाद हमने पेल्विक वर्टिब्री, जिसमें फिर आगे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, सैक्रल है और कॉसिक्स है। तो किडनी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइडों पर जो हैं वो मौजूद होती हैं, ईच साइड मौजूद होती हैं। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्री से, मतलब आखिरी थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर तीसरी लंबर वर्टिब्री के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी, किडनी के साइज और वेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किडनी की जो लेंथ है, ठीक है, किडनी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की बात करें तो 6 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस, मोटाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर होती है। वज़न की बात करें तो हर किडनी का जो वज़न है वो लगभग 120 से 150 के ग्राम के जो है वो आसपास होता है। और ये हम एक अडल्ट ह्यूमन जो है उसके किडनी की जो है वो उसके फीचर्स की जो है वो बात कर रहे हैं। अब आते हैं जी किडनी के प्रोटेक्शन की तरह, क्योंकि किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सो इसकी प्रोटेक्शन भी जो है वो बहुत लाजमी है, नेसेसरी है। अब किडनी की प्रोटेक्शन के लिए किडनी के गिर्द जो है ना डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 कवरिंग्स। किडनी के गिर्द 3 कवरिंग्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली साइड पर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है, इसे जीरोटा फेशिया भी कहा जाता है। जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, और ये किससे बनी होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो बनी होती है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अटैच करना होता है किडनी को सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्ट। सेकेंड मिडल जो लेयर है उसको हम कहते हैं प्री रीनल फैट। प्री रीनल फैट अल्टीमेटली नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, इसमें एडिपोज टिश्यू होगा, ठीक है, फैट सेल्स से बनी होगी, और इसका काम भी क्या होगा, किडनी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जो हमारे पास आउटर लेयर है रीनल फेशिया, उसका काम है किडनी को जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ क्या करना, अटैच करना। जबकि जो मिडल लेयर है इसका काम है किडनी को प्रोटेक्ट करना, कुशन के तौर पे काम करना। जबकि जो इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं जी फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, इसे रीनल कैप्सूल भी जो है वो कहा जाता है, आल्सो नोन एज रीनल कैप्सूल, इसको हम रीनल कैप्सूल भी जो है वो कहते हैं। तो ये जो है ये किससे बनी होगी, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। और अल्टीमेटली चूंकि सबसे इनर लेयर है तो किडनी को डायरेक्ट जो कवर कर रही है, जो प्रोटेक्ट कर रही है, वो अल्टीमेटली ये हमारे पास 3rd लेयर है, ठीक है। और ये किससे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। तो आपने याद रखना है कि किडनी के गिर्द जो कवरिंग्स हैं, देर आर 3 कवरिंग्स। आउटर वन जो है वो रीनल फेशिया है, मिडल वन जो है वो प्री रीनल फैट है, और 3rd वन जो सबसे इनर लेयर है जो किडनी के क्लोज होती है वो है हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल। जैसा कि आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब ये जो ग्रीन वन पोर्शन है, ये जो ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है किडनी। अब इस किडनी के गिर्द आप देखें आपको 3 कवरिंग्स नज़र आ रही होंगी। एक आपको ये जो ब्लैक सी कवरिंग नज़र आ रही है, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी मोटी सी येलो कवरिंग नज़र आ रही है, और फिर आपको ये एक पर्पल सी कवरिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो ये 3 कवरिंग्स हैं जो अराउंड किडनी मौजूद होती हैं। तो सबसे जो बाहर वाली है पर्पल वन, वो कौन सी है, रीनल फेशिया। जो मिडल वन है वो कौन सी है आपके पास, प्री रीनल फैट, ठीक है, इसे पीरी नेफ्रिक फैट भी कहते हैं। और जो सबसे इनर है वो आपके पास क्या है, फाइब्रस कैप्सूल, जिसे हम रीनल कैप्सूल का नाम भी देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कवरिंग्स हैं जो क्या कर रही हैं, किडनी को कवर कर रही हैं।
ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम पढ़े, वैसे तो हमने एक समरी इनकी पढ़ ली। रीनल फेशिया आउटर कवरिंग है जिसे हम जोनेटा फेशिया भी कहते हैं। जोनेटा फेशिया टफ कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई और इसका काम हमने देख लिया था कि किडनी को सराउंडिंग टिश्यूज़ के साथ, सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ क्या करना होता है, अटैच करना होता है। प्री रीनल फैट एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, कुशन का काम करती है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फाइब्रस कैप्सूल थर्ड लेयर रीनल कैप्सूल है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रामा। मतलब कि ये हमने स्लाइड बाय स्लाइड डिटेल बनाई है और इसकी समरी हमने ऑलरेडी एक टेबल की सूरत में और एक कंपैरिजन टेबल की सूरत में एक्चुअली जो है वो हमने डिस्कस की और साथ में आपको डायग्राम भी हमने बता दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब किडनी की जो मॉर्फोलॉजी थी उसमें हमने उसका कलर देखा, उसका साइज़ देखा, उसका वेट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी जो है वो थिकनेस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की। उसकी जो उसके गिर्द जो बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उनको डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा जो है आ जाते हैं एनाटॉमी की तरफ, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। अब किडनी को अगर हम देखें, एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो लेट्स से जी ये हमारे पास जो है लेट्स से ये किडनी है, ठीक है। तो किडनी में ये जो बाहर वाली साइड होती है ना, इसकी जो आउटर साइड होती है थोड़ी डार्क रेड होती है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। याद रखिएगा बायोलॉजी में आमतौर पे जो आउटर साइड होती है उसके लिए कॉर्टेक्स की टर्म यूज़ की जाती है। और ये जो इनर साइड होती है, थोड़ी लाइट रेड होती है, इसमें थोड़ा येलोइश शेड होता है, तो इसको हम कहते हैं जी डेट इज़ नोन एज मेडुला। मेडुला हमेशा इनर पोर्शन के लिए टर्म जो है वो मेडिकल में यूज़ होती है। फिर ये जो रीनल मेडुला होता है, इस रीनल मेडुला के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कुछ ट्राइंगुलर शेप जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं रीनल पायरामिड्स। क्या कहते हैं जी इनको हम, रीनल पायरामिड्स। तो ये हमारे पास एक किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमें दो लेयर्स मिलती हैं। बाहर वाली साइड पर हमें मिलती है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर रीजन है, डार्क रेड कलर होता है और इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जबकि जो इनर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं जी रीनल मेडुला, ये जो है इनर रीजन होता है, ठीक है। कलर क्या होता है इसका, पेल रेड होता है, हल्का रेड होता है, लाइट रेड होता है, येलोइश होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है, रीनल पायरामिड्स। ये फिर जो रीनल पायरामिड्स होती हैं इनके अंदर जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनमें फिर कलेक्टिंग डक्ट्स भी होती हैं, उनमें फिर लूप ऑफ हेनले भी होता है और देन आगे फिर हम पेपिलरी डक्ट्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जी हमारे पास किडनी की एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास किडनी है। अब किडनी के ऊपर ये जो आपको येलो सा ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये येलो सी एक मोटी लेयर नज़र आ रही है। असल में वो 3 कवरिंग्स दिखाई गई हैं जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। आप देखें यहाँ पे आपको लेबल भी नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये देखें, आपके पास पेरीरीनल फैट है, ठीक है, ये पेरीरीनल फैट है, रीनल फेशिया है, ये हमारे पास ये आउटर कवरिंग्स हैं। लेकिन बेहतर डायग्राम आपको इससे पहले हमने दिखा दी है, ये भी एक और एंगल से आपको दिखाई गई है। इसमें मेन जो हमने फोकस करना है ना इस डायग्राम में, वो हमने करना है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो आप देखिए कि किडनी का ये जो आउटर साइड है, किडनी में ये वाली जो आउटर साइड है ये थोड़ी सी डार्क रेड है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, डेट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। ये जो आउटर साइड है ये डार्क रेड होती है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जबकि अगर आप इनर साइड देखें तो वो थोड़ी सी हल्की रेड है। ये जो साइड है ये हमारे पास क्या कहलाती है, डेट इज नोन एज रीनल मेडुला। इसको हम कहते हैं रीनल मेडुला, ठीक है। और इस रीनल मेडुला में जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, आप देखेंगे आपको कुछ ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड्स। इनको हम क्या कहते हैं जी, रीनल पायरामिड्स। अब ये सारे जो रीनल पायरामिड्स होते हैं ये आप देखें ये आगे एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ओपन हो रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी डेट इज़ नोन एज मेजर कैलक्स, ठीक है। इसको हम रीनल पेल्वस भी कहते हैं। और यहाँ से फिर जो है वो रीनल पेल्वस से यहाँ पर एक ट्यूब ओपन होती है जो नीचे की जानिब जाती है, इसे हम कहते हैं यूरेटर, ठीक है। आगे हम प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ेंगे कैसे कलेक्टिंग डक्ट होंगी, फिर पेपिलरी डक्ट्स होंगी, फिर रीनल पेल्वस आएगा एंड देन जो है वो फिर यूरेटर के जरिए, और ये यहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर हो रही है, रीनल आर्टरी एंटर हो रही है और रीनल वेन जो है वो बाहर जा रही है।
आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले रीनल पायरामिड्स। तो रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन है, डार्क रेड कलर का होता है। इनर जो है वो लाइट रेड है, जिसको हम रीनल मेडुला कहते हैं। फिर उस रीनल मेडुला के अंदर अगर हम देखें तो कुछ कोन शेप, ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स क्या करते हैं जी, ये बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट एंड ड्रेन। ये यूरन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उस यूरन को आगे खाली कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं बड़ी डक्ट्स के अंदर। लगभग एक किडनी के अंदर कितने पायरामिड्स हो सकते हैं, तो 8 से लेकर 18 तक रीनल पायरामिड्स हो सकते हैं पर किडनी, एक किडनी के अंदर। ठीक है, तो रीनल पायरामिड, अब यहाँ पे यूरन का पाथवे जो है वो बताया गया है। यूरन जो है वो रीनल पायरामिड्स, हमने कहा कि यूरन को कलेक्ट कौन करेगा, रीनल पायरामिड्स यूरन को कलेक्ट करेंगी। कलेक्ट करने के बाद, यूरन को कलेक्ट करने के बाद अब सवाल है यूरन बनाएंगी कौन, तो नेफ्रॉन्स बनाएंगी, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब यूरन बन जाएगा तो उस यूरन को कलेक्ट कहाँ किया जाएगा, रीनल पायरामिड्स के अंदर। रीनल पायरामिड्स उस यूरन को फिर आगे किस में भेज देंगी, पेपिलरी डक्ट्स के अंदर। पेपिलरी डक्ट्स के अंदर, पेपिलरी डक्ट्स जो हैं उसको फिर आगे यूरन को आगे भेज देंगी किस में, रीनल पेल्वस में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ें आपको बताई थी। और ये रीनल पेल्वस आगे फिर किससे कनेक्ट होता है, यूरेटर से कनेक्ट होता है। यूरेटर हमने पढ़ा था कि वो किडनी को, जो यूरन को जो है वो कहाँ पे ले जाएगा, वो ब्लैडर के अंदर जो है वो ले जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी याद रखनी है, एक वर्ड है रीनल साइनस। ये क्या है जी, वो स्पेस है वेयर पेल्वस, वेसल्स एंड नर्व्स आर लोकेटेड। ठीक है, रीनल साइनस ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें किडनी के अंदर या तो एंटर हो रही होती हैं या बाहर निकल, नर्व्स एंटर भी होंगी, नर्व्स बाहर भी निकलेंगी। ब्लड वेसल जैसे आर्टरी एंटर हो रही थी, वीन जो है वो बाहर निकल रही थी, उसे हम कहते हैं रीनल साइनस। तो थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जब यूरन किडनी के अंदर बन जाएगा तो उसके बाद वो यूरन कलेक्ट होता है आके रीनल पायरामिड्स में, वहाँ से वो किस में जाएगा, पेपिलरी डक्ट्स में। पेपिलरी डक्ट से वो किस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेपिलरी डक्ट्स भी अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनी, यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, इनको कहते हैं, यहाँ पे होती हैं पेपिलरी डक्ट्स। पेपिलरी डक्ट्स, ठीक है। तमाम रीनल पायरामिड्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ना, जिन्होंने यूरन कलेक्ट किया होता है, वो यूरन को भेजती हैं आके पेपिलरी डक्ट्स में। ये जो फिर पेपिलरी डक्ट्स हैं, ये फिर आगे इसके अंदर ओपन हो रही है। ये सारा जो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है, ये है रीनल पेल्वस, जो फिर आगे, जहाँ से फिर आगे ये आप देखिए यूरेटर जो है वो निकल रही है। तो यूरन का जो फ्लो है वो आपने याद रखना है, पाथवे आपने याद रखना है। रीनल पायरामिड से पेपिलरी डक्ट्स, पेपिलरी डक्ट से रीनल पेल्वस, और यूरेटर के ज़रिए यूरन जो है वो किडनी को लीव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि किडनी के अंदर यूरन जो है वो बनेगा कैसे। तो अल्टीमेटली किडनी के अंदर मौजूद है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, दैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड न्यूरॉन है और एक नेफ्रॉन है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन में हम चैप्टर में उसको पढ़ते हैं। ये है नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चर भी किडनी का नेफ्रॉन नहीं बनाना है, और इसमें जो फंक्शन है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि किडनी ने ब्लड को फिल्टर करके यूरन बनाना है, ये किडनी का फंक्शन है। ये फंक्शन असल में किडनी के अंदर परफॉर्म किसने करना है, परफॉर्म करना है नेफ्रॉन ने। इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। और एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी जो है वो मौजूद होती हैं। अल्टीमेटली नेफ्रॉन का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरन बनाना। ठीक है, अब नेफ्रॉन का काम है बेसिकली यूरन बनाना, तो उसके लिए हमें पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन ही हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर नेफ्रॉन किस तरह से यूरन जो है वो बना रही होती है। तो नेफ्रॉन के जी 2 पार्ट्स हैं। जैसे किडनी के 2 पार्ट्स हमने बनाए थे कि जो आउटर पार्ट है, आउटर रीजन है डार्क रेड, वो रीनल कॉर्टेक्स है, और जो इनर पेल रेड है, लाइट रेड है, वो रीनल हमारे पास मेडुला है। इसी तरह नेफ्रॉन के बिना डियर स्टूडेंट्स हमने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एक जो पार्ट होता है ना, एक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल। और जो दूसरा, इसके भी आगे फिर फर्दर पार्ट्स हैं, और जो दूसरा पार्ट है इसमें वो है रीनल ट्यूब्यूल।
ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है, जो पहला हिस्सा है ना वो कैप्सूल शेप होगा, जो दूसरा हिस्सा है वो ट्यूब्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये दो पार्ट्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखें जी, हमारे पास एक नेफ्रॉन की जो है वो डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक नेफ्रॉन है। अब इस नेफ्रॉन के अंदर आप देखें डियर स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको गोल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है रीनल, ये कौन सा पार्ट है, रीनल कार्पस्कल, ठीक है। अब इस रीनल कार्पस्कल में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक ये आपको ये जो येलो शेप इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम डियर स्टूडेंट कहते हैं बूमेन कैप्सूल, ये पहला पार्ट है रीनल कार्पस्कल का। फिर आप देखिए इस कप लाइक स्ट्रक्चर बूमेन कैप्सूल के अंदर आप देखें आपको ये रेड सी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, असल में क्या है, ये कैपिलरीज हैं, ये क्या है, कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क आपको नज़र आएगा। कैपिलरीज के इस नेटवर्क को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं, कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज भी कहा जा रहा होता है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन की हम बात कर रहे थे कि नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। अब जैसा कि आपने देखा कि इसमें रीनल कॉर्पस्कल के आगे फर्दर दो पार्ट्स है, जो कप लाइक है उसे हम बूमेन कैप्सूल कहते हैं, और जो इसके अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा था दूसरा जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का उसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो आप देखें कि इस रीनल कार्पस्कल के बाद आप देखिए ये बाकी जितना भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, ट्यूब लाइक है ये सारा, इसको हम कहते हैं जी रीनल, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। अब इसके भी आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे रीनल कार्पस्कल के दो पार्ट्स हैं, बूमेन कैप्सूल था, ग्लोमेरुलस था, इसी तरह डियर स्टूडेंट ये जो रीनल ट्यूब्यूल है ना इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। लाइक अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो बलदार हिस्सा है, ये जो आपको शुरू वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है बलदार हिस्सा, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पहली बलदार नाली। ये देखिए जी ये लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब का वो हिस्सा जो आपको सबसे पहले बलदार नजर आ रहा है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट आप देखें तो आपको जो है ना ये एक यू शेप स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा, आपको जो है ये एक यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अब इसके भी आगे तीन पार्ट्स हैं, और ये जो नीचे की तरफ हिस्सा जा रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अच्छा, बाद बुक्स में लिम्ब की टर्म भी यूज की जाती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। फिर ये जहां से ये मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। और फिर ये जो हिस्सा इसका ऊपर की तरफ जाता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये दूसरा पार्ट हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पहला पार्ट हो गया, लूप ऑफ हेनले दूसरा पार्ट हो गया, और उसके बाद फिर इसका तीसरा पार्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट। अगेन आप देखें ये एक बलदार सा हिस्सा नजर आ रहा होगा आपको एंड पे। अब चूंकि ट्यूब के एंड पे आ रहा है तो इसको हम कहेंगे डिस्टल एंड वाला या बाद में आने वाला डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये तीन पार्ट्स हो गए किसके, रीनल ट्यूब्यूल के। और फिर नेफ्रॉन के आखिर में एक डक्ट अटैच होती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब जरा ओवरव्यू भी देख लें, ये तो हो गया ना स्ट्रक्चर, ओवरव्यू भी देख लें जरा, और ये इसके गिर्द ये ब्लड कैपिलरीज वगैरह भी जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपने समझनी है, नेफ्रॉन में ना दो किस्म की कैपिलरीज होती हैं। ये जो आपको बूमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। और इन यहाँ से क्या होता है, इन कैपिलरीज में क्या होता है, इन कैपिलरीज में जब ब्लड आता है ना तो ब्लड से चीज़ें बाहर निकलती हैं, फिल्टर आउट होती हैं, ठीक है। फिर आप देखिए यहीं पर कुछ कैपिलरीज आपको ट्यूब्स के इर्द गिर्द भी इंटरमिंगल नजर आ रही हैं, लिपटी हुई नजर आ रही हैं। इन कैपिलरीज को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, जब इस ट्यूब के अंदर जो मटेरियल मूव करता है ना तो उसमें से कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं,
मतलब कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जब ब्लड आता है ना, तो ब्लड में से चीज़ें बाहर निकलती हैं, लेकिन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या करती हैं, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं। ज़्यादातर केसेस में कुछ चीज़ें फिल्टर आउट भी, यहाँ से भी फिल्टर आउट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या काम हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन का जो है वो काम हो रहा होता है। उसके बाद एट द एंड यहाँ पे यूरिन बन जाता है। यूरिन बनने के बाद वो आता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से वो जाएगा किसमें, ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे होंगी, रीनल पायरामिड्स के अंदर होंगी। वहाँ से ब्लड किस में जाएगा, यूरिन किस में जाएगा, सॉरी, पैपिलरी डक्ट में। पैपिलरी डक्ट से रीनल पेल्वस में, और यूरेटर के ज़रिए यूरिन जो है वो किडनी से बाहर चला जाएगा। तो ये कुछ पार्ट्स भी आपने याद रखने हैं, और यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक एमसीक्यूज है, एडिशनल कैपिलरीज प्रेजेंट इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल्स कॉल्ड। अब नेफ्रॉन्स जो है ना, किडनी में हम दो टाइप की नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो आमतौर पे कॉर्टेक्स वाले हिस्से में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स ऐसी हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर पाई जाती है। कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है और ट्यूब वाला जो पोर्शन होता है वो मेडुला के अंदर होता है, उनको हम कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स की खास बात कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना होता है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा वाटर यूरिन में से यूरिन के प्रोसेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, ताकि कम पानी वाला यूरिन बन सके। तो उसके लिए क्या होता है, जक्स्टामेडुलरी ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में इजाफी कैपिलरीज का जो है वो नेटवर्क होता है। इजाफी कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, इसको कहते हैं वॉजा रेक्टा। जैसे अभी हमने डियर स्टूडेंट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया है बूमेन कैप्सूल। क्या बना दिया हमने, बूमेन कैप्सूल बना दिया। फिर इस बूमेन कैप्सूल में हमने देखा था नेटवर्क ऑफ क्या मौजूद थी, कैपिलरीज मौजूद थी, जिन्हें क्या नाम दिया था डियर स्टूडेंट, हमने ग्लोमेरुलस का नाम दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया था। अब ये पहला हिस्सा मैंने बनाया है रीनल कॉर्पस्कल। अब रीनल ट्यूब्यूल में पहला हिस्सा जो होता है बलदार होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जी लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं जी, लूप ऑफ हेनले। ये आ गया हमारे पास लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम कह रहे होते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आ गया हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन, जिसको मैंने 3 कलर से शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज ये ग्लोमेरुलस से जब एंटर होंगी, जब ये बूमेन कैप्सूल में एंटर होंगी, तो एंटर क्या हो रही होती है, आर्टीरियोल। उस आर्टीरियोल का नाम है एफरेंट आर्टीरियोल, एंटर होती है। और जैसे ही वो कैप्सूल में एंटर होती है, बूमेन कैप्सूल में, तो वो डिवाइड होकर कैपिलरीज बना देती है। ये कैपिलरीज दोबारा मिलकर आर्टीरियोल बनाती है, इसको कहते हैं ईफरेंट। ई मीन ई फॉर एग्जिट, ये बाहर निकलती है। अब ये ईफरेंट आर्टीरियोल जब बाहर निकलती है ना, तो बाहर निकलकर ये एक बार फिर डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर ये क्या करती है, रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन को क्या करती है, कवर करती है। ये जो कैपिलरीज मैंने अभी बनाई है ना डियर स्टूडेंट, ये है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। अब आप मान लें कि ये आपके पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कॉर्टेक्स में पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है, चूंकि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा वाटर को ब्लड में रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए फिर कैपिलरीज भी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें क्या होता है जी, इजाफी कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो लूप ऑफ हेनले के गिर्द मिलता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। ये जो नेटवर्क है ना डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा, ठीक है। एडिशनल कैपिलरीज, ये कुछ इजाफी कैपिलरीज होती हैं, और इसलिए होती हैं ताकि ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके ब्लड के अंदर, जिससे यूरिन कम पानी वाला बनेगा, जिसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड यूरिन। और ये एडिशनल कैपिलरीज का नेटवर्क कहाँ पे होगा, टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल। तो ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसके नीचे वाले हिस्से को ही कवर करती है, हम कहते हैं वाजा रेक्टा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं जी, रीनल कार्पस्कल। अब ये सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में ही समझा दिए थे, तो हम इसको क्विकली जो है वो गो थ्रू करेंगे। पहला पार्ट नेफ्रॉन का क्या कहलाता है, रीनल कार्पस्कल, ठीक है, रीनल कार्पस्कल। और यही वो हिस्सा होता है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। इसके सब पार्ट्स दो हैं, एक हमने पढ़ा था बुमेन कैप्सूल है, कॉपलाइक होता है, और दूसरा उसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो फंक्शन में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने कहा था नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा आ जाता है ट्यूब्स पर मुश्तमिल, जिसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। अब पहले हिस्से में क्या हुई, ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, ब्लड में जितने वेस्ट मटेरियल्स थे, जितने एक्स्ट्रा मटेरियल्स थे, अच्छा कुछ नेसेसरी मटेरियल्स भी वो ब्लड से ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्टर आउट होकर वो आ जाती हैं बुमेन कैप्सूल में। बुमेन कैप्सूल में जब वो मटेरियल आ जाता है सारा फिल्टर आउट होकर, तो उसको हम कहना शुरू कर देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्टर होकर आता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे गुजरता है रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से से, तो उसके गिर्द जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज होती हैं वो ज़रूरी चीज़ों को क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एट द एंड क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिन बचता है, क्योंकि तो यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई फिल्ट्रेट। तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पिछले हिस्से में फिल्टर हुआ था, जब वो ट्यूब वाले हिस्से में आएगा तो ट्यूब के गिर्द जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, उस फिल्ट्रेट में से तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब वो फिल्टर मॉडिफाई होगा और अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बचेंगी जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जिसको फिर हम यूरिन का नाम देते हैं। अब सब पार्ट्स में आपने देखा था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, अब इसके गिर्द भी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस हिस्से में से गुजरेगा तो उसके गिर्द जो कैपिलरीज है वो क्या करेंगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। कौन सा वाटर, जितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, आइंस को कर लेंगी, ग्लूकोज को भी कर लेंगी, क्योंकि ग्लूकोज भी फिल्टर आउट हो जाता है। सेकेंड लूप ऑफ हेनले यू शेप होता है। अब इसके भी आपने पार्ट्स पढ़े थे, नीचे को जो जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, जब फिर वहाँ से मुड़ता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, या थिन सेगमेंट भी उसको कहते हैं, और फिर जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब इसके गिर्द भी आपने देखा था कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ना, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जो असेंडिंग होता है यहाँ से कुछ आइंस जो हैं वो फिल्टर आउट होते हैं। तो इसका मेन काम चूंकि यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है तो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाना होता है। तीसरा फिर पार्ट आपने पढ़ा था लास्ट में जो था डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, कुछ चीज़ें ब्लड से दोबारा पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी से कुछ चीज़ें आइंस वगैरह निकलकर वो फिल्ट्रेट में भेजे जाते हैं। उसके बाद ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है जिसमें ये यूरिन को भेज देती हैं किसमें, कोलेक्टिंग डक्ट में। जब मटेरियल कोलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तब ही बेसिकली उसको यूरिन का नाम दिया जाता है। और आगे का पाथवे हम जानते हैं, कोलेक्टिंग डक्ट से पैपिलरी डक्ट, पैपिलरी डक्ट से जो है वो पेल्वस, और पेल्वस से यूरेटर के ज़रिए यूरिन जो है वो किडनी से लीव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये देखें जी, ये डियर स्टूडेंट एक और डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है नेफ्रॉन की। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, पहले हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा जिसको मैंने पहले भी जो है वो मेंशन किया था, दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास है रीनल कार्पस्कल, जिसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर बुमेन कैप्सूल और इसके अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं। अब होता ये है कि जब ब्लड कैपिलरीज के अंदर आता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर आता है, तो क्या होता है, यहाँ से चूँकि कैपिलरीज काफ़ी नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड जब कैपिलरीज के अंदर आता है तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल्स, एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स और कुछ नेसेसरी मटेरियल्स भी ब्लड से फिल्टर आउट होकर चले जाते हैं बुमेन कैप्सूल में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसको आप सिंपल जुबान में कहें, यहाँ पर होगी ब्लड की फिल्ट्रेशन। तो ये पहला स्टेप है यूरिन की फॉर्मेशन का, यहाँ पर होनी है ब्लड की फिल्ट्रेशन, जो कि हमने रीनल कैप्सूल में फंक्शन में लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होनी है। अब जो ब्लड से जो मटेरियल फिल्टर आउट होकर इस बुमेन कैप्सूल के अंदर जब आ जाएगा ना, तो उसको फिर हम नाम देना शुरू कर देंगे ग्लोमेरुलर, उसको हम नाम देना शुरू कर देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये पहले हिस्से का काम खत्म हो गया, ब्लड की ब्लड को ब्लड में से क्या करवाना, फिल्ट्रेशन करवाना, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ना, ये आगे अब एंटर होने जा रहा है किसमें,
रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से में। किस में एंटर होने जा रहा है? रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से में जो है वो एंटर होने जा रहा है। तो जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरेगा, रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से से गुजरेगा, तो यहाँ से चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी। अब वो रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएंगी? पहले तो वो जाएंगी किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जितनी भी जगह इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। फिर वो जाएंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इनके गिर्द क्या मौजूद है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना डियर स्टूडेंट एक चीज़ आप यहाँ पे समझें। यहाँ पे आप देखिए, ये जो नेफ्रॉन हमने बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कॉर्टेक्स, नीचे लिखा हुआ है मेडुला। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी नेफ्रॉन है जिसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है, कुछ हिस्सा ट्यूब वाला पोर्शन, स्पेशली जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो मेडुला में। ऐसी नेफ्रॉन को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मीन जस्ट अबव, मेडुला मीन क्योंकि मेडुला के इसका कुछ हिस्सा जस्ट अबव मेडुला होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और इसमें हमने पढ़ा था यहाँ पे इजाफी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वाजा रेक्टा, जिसका मकसद कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना होता है। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस ट्यूब में से गुजरेगा, इस ट्यूब में से गुजरेगा, तो क्या होगा? इसमें से चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी और वो चली जाएंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब कौन कौन सी होंगी? जैसे यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, वाटर हैं, साल्ट्स हैं, जिसको हमने आइंस कह दिया था, जो शुरू में स्लाइड हमने पढ़ी थी, इससे एक दो स्लाइड्स जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, वो यहाँ से बाहर, आप देखिए ये एरोज दिखा रही हैं कि बाहर निकल जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। रेड एरोज बता रही हैं ब्लड के अंदर चले जाएंगे। फिर वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से गुजरेगा, तो यहाँ पे आप देखिए वाटर लिखा हुआ है, ये जितने ज़्यादा एरोज हैं उसका मतलब उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। और मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से वाटर बाहर निकलता है। और ये फिर जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा, तो ज़्यादातर क्या निकलेंगे? सॉल्ट्स निकलेंगे, आइंस यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि मेडुला जो होता है ना, ये थोड़ा कंसनट्रेटेड होता है, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि वाटर बाहर निकले ऑस्मोसिस के ज़रिए। इसमें यूरिया और दीगर आइंस भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। फिर आप देखिए जब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जा रहा है, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें, साल्ट भी बाहर निकल रहा है, कैल्शियम, ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ से वाटर भी निकाला जा रहा है। तो वाटर हर हिस्से में बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, वाटर हर हिस्से में जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें एंटर भी होंगी, ये नहीं कि सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, कुछ चीज़ें एंटर भी होंगी। लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे सिलेबस में भी जो है वो शामिल होता है कि जी आखिरी जो हिस्सा है ना अब ये जो चीज़ें देखें, यहाँ पे पहला काम क्या हुआ? ब्लड फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बुमेन कैप्सूल में आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और ये फिल्ट्रेशन हुई क्यों? कैपिलरीज में प्रेशर की वजह से, क्योंकि कैपिलरीज नैरो होती हैं, तो ब्लड जब एंटर होता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है? यहाँ से चीज़ें बाहर निकलती हैं। ये पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। फिर वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब फिल्टर होकर आ जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब ट्यूब वाले पोर्शन से गुजरता है, तो आप देखें चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है और गिनी चुनी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव गिनी चुनी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर आके जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है वो कुछ चीज़ें रिलीज भी करती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, कुछ चीज़ों को क्या करती हैं? एंटर भी करती हैं, जैसे यूरिया है, कुछ आइंस भी होती हैं, क्रेटाइन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इसका मकसद ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि वो यहाँ से आइंस फिल्टर आउट नहीं होते, तो उनको यहाँ से एंटर किया जाता है। ये तीसरा स्टेप है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, क्योंकि इसमें ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ों को सिक्रीट किया जा रहा होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से। अब जो मटेरियल बना है वो है यूरिन। वो यूरिन किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट किसके अंदर? इस कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और आगे आप जानते हैं कोलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट एंड देन आगे जो है वो बाहर चला जाएगा। ये फंक्शन भी है, आगे हमने इनको अलहदा से भी थ्योरी की फॉर्म में पढ़ना है। Which of the following best describes how the distal convoluted tubule contribute to the regulation of blood pH in the body? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो क्या करती है, वहाँ पर क्या होता है, उसके गिर्द जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं? कुछ चीज़ें सिक्रीट करती, कुछ आइन सिक्रीट करती है। उसका मकसद होता है ब्लड पीएच को मेंटेन करना, ठीक है, जिसमें क्रेटाइन और अभी हाइड्रोजन आइन वगैरह की हमने बात की थी। तो इसका मकसद जो है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें सिक्रीट की जाती हैं? एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इनटू द फिल्ट्रेट। तो क्या चीज़ें सिक्रीट की जा रही होती हैं? हाइड्रोजन आइंस को सिक्रीट किया जा रहा होता है। और ये सिक्रीशन कौन सी होती है?
एक्टिव सिक्रीशन होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आइन। इसके अलावा यूरिया की भी कुछ मिकदार होती है, क्रेटाइन वगैरह भी होते हैं, तो हाइड्रोजन आइन यहाँ पे मेंशन किया गया, यूरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है डियर स्टूडेंट आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट, और आप देख सकते हैं एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड आया हुआ है। फिर यहाँ पे डिस्टल कन्वुलेटी ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल कन्वुलेटी ट्यूब्यूल जो है, उस ट्यूब की दीवारों के अंदर, उस ट्यूब की मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि आपने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में नर्व इंपल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप होता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब की वॉल के अंदर भी होता है। ठीक है, दे आर एक्टिवेटेड बाई, और ये अब एक्टिवेट कैसे होती हैं ये पंप, बाय अ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, तो डियर स्टूडेंट हर किडनी के ऊपर जो है ना एक ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, तो वहाँ से ये हार्मोन आता है। उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, वहाँ से जो है ये हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। ये जी आ गया फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डायग्राम के अंदर सारा समझा चुका हूँ। नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करें तो नेफ्रॉन का काम क्या है, पहले तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है। ठीक है, जिसको आप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर ब्लड जब फिल्टर आउट हो जाता है, जो चीज़ें बाहर निकलती हैं जिसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, जब वो ट्यूब्स में से गुजरता है तो तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ब्लड में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, कुछ चीज़ें, कुछ आइंस अगेन सिक्रीट किए जाते हैं, और एट द एंड यूरन जो है वो बन जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, और ये क्यों होता है, री मेंटेनेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच बैलेंस के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एफरेंट आर्टेरियोल। डियर स्टूडेंट्स ये दोबारा मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास है बूमेन कैप्सूल। अब इस बूमेन कैप्सूल के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद हैं कैपिलरीज, ये इस तरीके से कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है। अब ये जो इसका एंट्री पॉइंट है ना, ये एक आर्टेरियोल है जो एंटर होने पर कैपिलरीज में डिवाइड होती है। इसका नाम थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, एफरेंट आर्टेरियोल, और जब ये बाहर निकलती है जिससे फिर आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एफरेंट आर्टेरियोल। तो ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर आ रहा है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो ब्लड आ रहा है वो एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए आ रहा है, और जो फिर बाहर निकल रहा है तो वो एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए बाहर निकल रहा है। तो ये देखें लिखा हुआ है एफरेंट आर्टेरियोल क्या करती है, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में लेकर आती है, और ग्लोमेरुलस कैपिलरी से ब्लड को बाहर कौन लेके जाती है, एफरेंट आर्टेरियोल। फिर एक वर्ड यूज हुआ है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, ये वो कैपिलरीज होती हैं जो नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से, रीनल ट्यूब्यूल वाला जो हिस्सा है उसके गिर्द मौजूद होती हैं, ताकि चीज़ों को एक्सचेंज कर सके। अब एक्सचेंज क्यों लिखा है, क्योंकि इसने चीज़ों को रीअब्जॉर्ब तो किया ही है, लेकिन आप देखते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में जाके कुछ चीज़ों की स्क्रीट भी करती है। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा है रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है, सिक्रीशन भी हो रही है। मतलब अगर कुछ चीज़ें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ले रही है तो बदले में कुछ चीज़ें उस फिल्ट्रेट को दे भी रही है, स्पेशली डिस्टल कन्वुलेटेड पोर्शन में जाकर, इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है। वाज़ा रेक्टा हमने पहले ही पढ़ा था, ये कुछ स्पेशल किस्म की एडिशनल कैपिलरीज होती हैं जो सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन मेडुलरी ऑस्मेटिक ग्रेडियंट, असिस्ट इन कंसंट, बेसिकली इनका काम होता है वाटर रीअब्जॉर्ब करके क्या बनाना, दैट इज़ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब जिन नेफ्रॉन्स की हम बात कर रहे थे वो नेफ्रॉन्स यहाँ पर आ गई हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स दो टाइप्स की होती हैं। एक है जी हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स में ही पाई जाती हैं, ठीक है, और एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला। तो इनका जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन होता है ना, वो मेडुला के अंदर मौजूद होता है। अब इन दोनों में एक तो लोकेशन का फ़र्क है, कुछ स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है। लाइक जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसका जो लूप ऑफ हेनले है ना वो छोटा होता है, साइज में शॉर्ट होता है, ठीक है, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग होता है,
ठीक है। जितना लूप ऑफ हेनले ज़्यादा होगा उतना उसके गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क भी ज़्यादा होगा, लाइक वाजा रेक्टा। तो अल्टीमेटली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कंसनट्रेटेड यूरन जो है वो बनेगा, और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की गई है। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले जो है वो लार्ज साइज होता है, ताकि ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए कंसनट्रेटेड यूरन बनाया जा सके। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो किडनी जो है वो नेफ्रॉन से क्या क्या काम ले रही होती है। किडनी जो है वो नेफ्रॉन से ब्लड की फिल्ट्रेशन भी करवा रही है, यूरन की फॉर्म, ताकि यूरन जो है वो अल्टीमेटली बनाया जा सके। फिर चूँकि वाटर को रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है, रिलीज़ भी किया जाता है, तो वाटर और उसमें रिलेटेड जो उसके अंदर मौजूद जो आइंस हैं, साल्ट्स हैं, उनका बैलेंस भी बरकरार रखा जा रहा होता है। फिर एसिड बेस बैलेंस, ब्लड की पीएच मेंटेन करने के लिए वो जो आखिर में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो सिक्रीशंस होती हैं, और इसके साथ साथ वेस्ट को जो है वो बाहर निकाला जाता है। क्रेटिनाइन भी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलर सिक्रीशन तीसरे हिस्से में ये एंटर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब थोड़ा तरतीब से चलते हैं, ब्लड एंटर कैसे होता है। तो देखिए जी, ब्लड जो है वो वाया एफरेंट आर्टीरियोल किस में जाता है, ये देखें जी, ये है बूमेन कैप्सूल और ये हैं कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो ब्लड किसके ज़रिए एंटर हो रहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एफरेंट आर्टीरियोल के ज़रिए एंटर होता है, ठीक है। और जब वो ग्लोमेरुलस में एंटर होता है तो वहाँ पर क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जितना भी फिल्टर शुदा मटेरियल होता है वो चला जाता है बूमेन कैप्सूल में। बूमेन कैप्सूल से वो मटेरियल, जो फिल्टर हुआ मटेरियल होता है, वो किस में जाता है आगे, रीनल ट्यूब वाले पोर्शन में पहले वो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, देन लूप ऑफ हेनले में दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और आखिरकार यूरन बनने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में, देन यूरन जाएगा पेपलरी डक्ट में, और देन रीनल पेल्वस यूरेटर से होते हुए बाहर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हमने जो है ना उसमें चीज़ें बार बार रिपीट की हैं ताकि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाए यूरन के स्पेशली फ्लो के बारे में। अब आ गया जी हमारे पास नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, यूरन बनाना, और ये काम होगा 3 स्टेप्स में। आप इसको किडनी का फंक्शन भी कह सकते हैं कि किडनी का काम है यूरन बनाना, और यूरन बनेगा 3 स्टेप्स में, और ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसको आप प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में आता है तो प्रेशर ही की वजह से चीज़ें बाहर आउट होती हैं। आपने मैट्रिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिल्ट्रेशन का, जब हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम फिल्ट्रेशन का भी जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में एंटर होता है, जिसको आप ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, वाया एफरेंट आर्टेरियोल के ज़रिए जब ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे दीगर मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकलकर बूमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एमसीक्यूज को ज़रा बाद में देखते हैं। अब ये जो प्रेशर है, द प्रेशर इज called hydrostatic pressure. The glomerulus has highest blood pressure among all capillaries in the blood. आमतौर पे जो कैपिलरीज होता है उनमें ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है इनमें ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उस प्रेशर ही की वजह से क्या होता है, क्योंकि कैपिलरी की दीवारें क्या होती हैं, अगर आपने कैपिलरी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज की दीवारें सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान कुछ स्पेसिस भी होती हैं। यही वजह होती है कि प्रेशर की वजह से क्या होता है, उन स्पेसिस से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर चली जाती है, लाइक वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, यूरिया है, साल्ट्स हैं। ये नाम याद रखने हैं आपने कि कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर आउट हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज भी बाहर जा रहा है, अमाइनो एसिड्स भी बाहर जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, लाइक रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये बड़े साइज में होते हैं, तो ये उन स्पेसिस से फिल्टर आउट नहीं हो सकती, ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो मटेरियल फिल्टर आउट हुआ है, एमसीक्यूज देखते हैं जी। वो एमसीक्यूज कहाँ चला गया हमारे पास, ये द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इज, कि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है उनका प्राइमरी, उनका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करवाना, ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करवाना है बेसिकली जो मेन फंक्शन है। इसके बाद अब वो जो मटेरियल फिल्टर आउट हुआ है, जिसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देंगे, वो अब किस में एंटर होगा, नेफ्रॉन के दूसरे हिस्से में एंटर होगा, रीनल ट्यूब्यूल में। पहले वो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, फिर जाएगा लूप ऑफ हेनले में, फिर जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो जब वो मटेरियल इन तीनों हिस्सों से गुजरेगा तो क्या क्या होगा, यहाँ से होगी रीअब्जॉर्प्शन। तो आपने देखा था डायग्राम के अंदर वो जो हमने रेड एरोज बनाए थे, ग्रीन एरोज बनाए थे, तो रेड एरोज में हम देखेंगे ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स भी, विटामिन भी, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी, नेसेसरी जितना बॉडी को रिक्वायर्ड वाटर होगा उतना जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब होगी, इस सब का कलेक्टिव बताया गया है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, लूप ऑफ हेनले से जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी। उसके बाद आखिरी स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कहाँ पर होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पर होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन लूप ऑफ हेनले में होता है, मेनली लूप ऑफ हेनले में होता है, और कुछ हिस्सा इसका कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में भी होता है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादा होता है। अगर आप वो डायग्राम देखें तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी एक एरो बना हुआ है जिसमें कुछ पॉइजन्स वगैरह के पॉइजन जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। अब ये होगा कैसे, तो इसमें जो ट्यूब की जो वॉल है, ठीक है, एपिथेलियल सेल से जो बनी होती है, वो क्या करती है, एक्टिवली, ठीक है, सिक्रीट करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल, ठीक है। ब्लड से चीज़ें आएंगी ट्यूब के अंदर, उसमें अमोनियम आइन होगा, हाइड्रोजन आइन का हमने एमसीक्यूज भी जो है वो पढ़ा था, और कुछ दीगर टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे। और इसका मकसद क्या होगा, पीएच, यूरिन की पीएच को भी मेंटेन करना। नॉर्मल यूरिन की जो पीएच है वो 4.8 से 7.5 के दरमियान होती है, और ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करना जो है वो मेन पर्पज़ होता है। तो ये 3 स्टेप्स होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। अगेन वही पाथवे आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा यूरिन, उसके बाद पेपिलरी डक्ट, रीनल, पेल्वस, यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में जाएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से जो है वो पास आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो गया जी हमारे पास किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन, कि किस तरीके से किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है और उससे जो है वो यूरिन बनाकर उसको बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकाल देती है। अब किडनी का एक्सक्रीटरी रोल तो हो गया, लेकिन मैंने आपको कहा था किडनी ओस्मो रेगुलेटरी रोल भी प्ले करती है। मतलब कि किडनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स की मिकदार को भी मेंटेन करने का काम करती है। वो किस तरीके से, तो याद रखिए किडनी जो है ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, एडजस्ट करती हैं बॉडी के वाटर बैलेंस को, ठीक है। वो कैसे जी, 2 टाइप का यूरिन बनाकर, हाइपोटोनिक यूरिन मतलब डाइल्यूट यूरिन बनाकर, और हाइपरटोनिक यूरिन यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाकर। तो डिपेंडिंग अपॉन के बॉडी में वाटर का लेवल क्या है, अगर बॉडी में वाटर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, मतलब बॉडी में वाटर का लेवल रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, जो इजाफी एक्स्ट्रा वाटर होगा, किडनी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको क्या करेगी, डाइल्यूट यूरिन बना के बॉडी से निकाल देगी। अगर बॉडी में रिक्वायर्ड वाटर का लेवल, जो वाटर का लेवल है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम होगा, तो किडनी की कोशिश होगी कम से कम पानी को जो है वो बाहर जाने दिया जाए। और इसमें मेन रोल फिर आ जाएगा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का, जो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी ताकि बॉडी में वाटर के लेवल को जो है वो एडजस्ट किया जा सके। अब यहाँ पे जी एक एमसीक्यूज है, इफ अ पर्सन ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, हाउ डज किडनी रिस्पोंड टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। अब एक शख्स है बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा होगा। अब तो किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करेगी, किडनी तो रिक्वायर्ड लेवल तक ही वाटर रखना है, तो किडनी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हाइपोटोनिक यूरिन बनाकर, मतलब डाइल्यूट यूरिन बनाकर जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देगी। अब उसके लिए क्या होगा, एक हार्मोन होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा था, इसी तरह एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ये कहाँ से आता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन किडनी के अंदर आता है और ये आकर क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब चूंकि यहाँ पर वाटर एक्स्ट्रा है तो किडनी की कोशिश होगी इजाफी वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के जरिए निकाला जाए।
तो इसका मतलब है यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनी कम करवाएगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा वाटर वाला यूरिन बॉडी से बाहर जा सके। उसके लिए फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज एडीएच रिलीज, एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी ताकि वाटर, उससे क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब कम से कम होगा, नतीजतन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब सवाल ये है कि बॉडी, लेट्स से बॉडी ने बनाना है कंसंट्रेटेड यूरिन, तो कैसे बनेगा? तो आमतौर पर तो इसमें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही इन्वॉल्व होगी, लेकिन वो बनाएगी कैसे हाइपरटोनिक यूरिन? तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। एक तो अभी जो हमने हार्मोन का जिक्र किया, लाइक हमने जिक्र किया एंटी डायरेटिक हार्मोन का, जिसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से जो है वो सिक्रीट होता है। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा हो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एफएससी सेकेंड ईयर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, या आप कह लें 3 लोब्स होते हैं। बाज़ बुक्स में 2 लोब्स भी लिखे गए होते हैं, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर लोब से जी ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये आकर क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। लिहाजा जब भी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना होगा तो उसके लिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी पड़ेगी, उसके लिए फिर एडीएच भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, ठीक है। अब पिछले केस में चूंकि वाटर ज़्यादा था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम करवानी थी, इसलिए एमसीक्यूज़ में हमने देखा एडीएच की जो रिलीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो भी क्या कर दी गई थी, डिक्रीज़ कर दी गई थी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, एक तो ये हार्मोन काम करेगा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में। दूसरी जो चीज़ है वो है एक मैकानिज़्म है काउंटर करंट मैकानिज़्म, या इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकानिज़्म भी जो है वो कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में होता है, रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से में, लूप ऑफ हेनले में भी होगा और लूप ऑफ हेनले में होगा और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ज़्यादातर होगा। इससे में क्या होता है, एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। स्पेशली लूप ऑफ हेनले के गिर्द जो मैंने बताया था इंटरस्टिशियल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, हाइपरटोनिक साल्ट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अगर आपको याद हो, अभी तक जो हमने डायग्राम देखी है नेफ्रॉन की, उसमें हमने देखा था कि जब वाटर डिसेंड, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से गुजरता है तो वाटर बाहर निकलता है, और जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है तो साल्ट्स बाहर निकलते हैं। असल में ये जो साल्ट्स बाहर निकल रहे हैं ना, इसमें ये कुछ इंटरस्टिशियम में भी जाते हैं ताकि किडनी का जो इंटरस्टिशियम है वो हाइपरटोनिक बनाया जा सके, साल्ट, ज़्यादा साल्ट वाला इन्वायरमेंट बनाया जा सके, जिसका मतलब वाटर कम होगा। यही वजह है कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से गुजरेगा तो चूंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वाटर एक्सऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होगा, वो चला जाएगा किडनी के इंटरस्टिशियम में, जिसका मतलब है वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर चला जाएगा, जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब यहाँ पे वो कहता है द वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन किडनी इज़ रेगुलेटेड बाय एडीएच। तो हमने पढ़ा था किडनी जो है वाटर के लेवल के कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन का यूज़ भी करती है। तो ये हार्मोन जो है, कौन सा ग्लैंड होता है इस हार्मोन को सिक्रीट करने में, तो ये मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व होता है, और उसका कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, उसको वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हमने कहा था एडिशनल कैपिलरीज का नेटवर्क होता है अराउंड लूप ऑफ हेनले, जो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करवाता है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में, जैसा कि हमने कंपैरिजन टेबल में पढ़ा था, कि इनका जो लूप ऑफ हेनले वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो मेडुला के अंदर मौजूद होता है। और फिर वाजा रेक्टा में हमने कहा था कि ख़ास किस्म की इजाफी कैपिलरीज होती हैं लूप ऑफ हेनले के गिर्द। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, दिस सिस्टम मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। इसे क्या कह जाता है, मेडुला के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको कंसंट्रेटेड करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बाहर निकाला जा सके और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जा सके। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें अगेन ये नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाई गई है, और इसमें आप देखें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कॉर्टेक्स है। ये वाला जो हिस्सा है, अब मेडुला के दो हिस्से किए गए, एक मेडुला का ऊपर वाला हिस्सा मतलब आउटर साइड,
और ये है इनर साइड। तो आमतौर पे जो इनर साइड होती है मेडुला की, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड, उसमें साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह आप देखिए, ये जो वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, ये वाटर असल में ये सारा इंटरस्टिशियम है। अच्छा, ये भी आप याद रखें, नेफ्रॉन के गिर्द ये जो आपको जगह नज़र आ रही ना, ये समझ लें ये किडनी का इंटरस्टिशियम है। आप देखें जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 400 लिखा है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 900, 1200। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिससे वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। अब जब वाटर बाहर निकलेगा तो साल्ट कम होता जाएगा, तो साल्ट को ज़्यादा करने के लिए फिर क्या होता है, यहाँ से फिर साल्ट बाहर निकलते हैं। कहाँ से? असेंडिंग लूप। आपने इतना याद रखना है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से वाटर बाहर निकलता है और असेंडिंग लूप ऑफ फैलने से साल्ट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। भाई इसमें इतना याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ इनर मेडुला। अब यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है इनर मेडुला, एक आउटर मेडुला था, एक इनर मेडुला था। तो इनर मेडुला के अंदर जो ऑस्मोटिक लेवल है किडनी इज इंक्रीज्ड बाय, तो उसके लिए यूरिया भी यूज होता है, यूरिया भी निकलता है। फिर साल्ट्स भी आपने देखे, यूरिया भी इन्वॉल्व होता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है तो वो हमने पढ़ा था। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, लूप ऑफ हेनले में भी होता है और कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। ये तकरीबन हर जगह ही वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही होती है। और कलेक्टिंग डक्ट में याद रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आके यूरिन कलेक्ट होता है, वहाँ से भी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन एक बार फाइनल जो है वो रीएब्जॉर्प्शन की जाती है और उसके लिए हार्मोन होगा, डेट इज ADH। किडनी मैकेनिज्म। अब सवाल है ये जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किडनी में जो इनर मेडुला है उसको हाईली कंसंट्रेटेड कैसे रखा जाता है। तो सोडियम आइंस और क्लोराइड आइन, अगर आपने डायग्राम देखी हो तो उसमें कलेक्टिव लिखा हुआ था सोडियम क्लोराइड, दे आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। कहाँ से? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। डायग्राम भी ज़रा देख ले ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो रिमाइंड भी हो जाए। ये जी देखें, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? किडनी के इंटरस्टिशियम में। ठीक है, किडनी के इंटरस्टिशियम में जा रहा है और ये देखिए लिखा भी हुआ है इनटू किडनी इंटरस्टिशियम, सोडियम आइन क्लोराइड आइन, फिर यूरिया भी लिखा हुआ था। तो ये सोडियम आइन क्लोराइड आइन भी आपने याद रखना है। अब ये सोडियम आइन क्लोराइड आइन जब ये बाहर निकलेंगे और मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे तो ये वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, हर बार जब डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा तो बाहर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से, मतलब बाहर वाटर कम होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर जो है वो फिर बाहर आना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू दिस वाटर फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, यही वजह है कि जब वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से गुजरता है तो वो फिर बाहर आना शुरू हो जाता है, जो कि डायग्राम में मौजूद था। फिर दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, लाइक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये भी वाटर को जब वो बाहर निकालता है, हेल्प वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिड्यूसिंग यूरन वॉल्यूम, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरन वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड से ही आता है, प्रोमोट सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इनटू द इंटरस्टिशियम। अब ये चीज़ आप समझें दोबारा ज़रा डायग्राम के ज़रिए, इन दोनों में वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये जो यहाँ पर आप देखें कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले है, नीचे को जो जाता है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, यहाँ से ये जो वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ पर एक काउंटर करंट मैकेनिज्म तो इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक हार्मोन भी इन्वॉल्व है, एंड दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। और यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ एनले से गुजरता है तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहा है, ताकि किडनी, ये जो मेडुला है, इसके इंटरस्टिशियल फिल्म में साल्ट का लेवल ज़्यादा रखा जा सके, ताकि हर बार जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से गुजरे तो वाटर बाहर निकले। यहाँ पर जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है एल्डोस्टेरोन, ये आपने याद रखना है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले में वाटर बाहर निकल रहा है ADH के जरिए, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले से सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के जरिए, ये आपने याद रखना है। और यही दोनों यहाँ पर इनको मेंशन भी किया गया है। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म हमने ये तो पढ़ा ही था, फिल्ट्रेट फ्लो डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, ब्लड इन वाजर एक्टा फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि उस डायग्राम में भी दिखाया था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले में फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, जबकि जो उसके गिर्द जो
कैपिलरीज मौजूद है वाजा रेक्टा में, स्पेशली जो ब्लड है वो क्या है, ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब दो चीज़ें ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं तो उनके दरमियान प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी जो है वो ज़्यादा होता है। तो ओपोजिट फ्लो जो है वो क्या कर देता है, मैक्सिमाइज कर देता है एक्सचेंज को, वाटर के भी साल्ट्स के भी। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में दिखाया भी गया था साइड पे, ये देखिए जी, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनले में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, जबकि इसके जो पेरी वाजा रेक्टा जो होता है, ठीक है, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, यहाँ पे वाजा रेक्टा होगा, मेडुला के गिर्द मेडुलरी रीजन में जो लिम्ब लूप ऑफ एनले आता है उसमें वाजा रेक्टा होता है, उसमें ब्लड ओपोजिट डायरेक्शन में जो है ऊपर की तरफ जो है वो क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाजा रेक्टा। नेक्स्ट है जी, किडनी परफॉर्म देयर ओस्मो रेगुलेटरी रोल। तो किडनी ओस्मो रेगुलेटरी रोल भी प्ले करती है, यानी हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाकर ओस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। और इसमें हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन इन्वॉल्व होता है। विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब है कौन सा यूरिन बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर कम होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम होगा। नेक्स्ट कुछ एडिशनल फंक्शंस भी देख लें जी। किडनी एक्सक्रेटरी रोल प्ले कर रही है, यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल रही है। किडनी ओस्मो रेगुलेटरी रोल प्ले कर रही है, वाटर साल्ट्स के हाइपरटोनिक यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन बनाकर, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड यूरिन बनाकर वाटर साल्ट का लेवल मेंटेन कर रही है। इसके अलावा किडनी के और भी फंक्शंस हैं, लाइक किडनी जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन D3 जिसको कैल्सीट्रायोल भी पढ़ते हैं, कैल्सीट्रायोल के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है, कैल्सीट्रायोल, ठीक है, ये विटामिन D3 भी प्रोड्यूस करती है। ये फिर आगे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जी हाँ, किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है जी, ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का बायस बनता है। फिर किडनी एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है, रेनिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में भी थोड़ा सा आप डिफरेंस जान लें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं वो तो आपने देखा था कहाँ पर होती हैं, बुमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं, जबकि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड रीनल ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेट, जिनको आप कलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, उसके गिर्द मौजूद होती हैं। मेन फंक्शन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का क्या है, तो यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, फर्स्ट स्टेप इन है, ठीक है। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करती है, यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, और फिर इन्हीं में से कुछ चीज़ें स्क्रीट आउट भी होती हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन सेकंड और थर्ड स्टेप होता है जी, उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये इसमें पहले 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं, तीसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी, हमने किडनी का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, किडनी का फंक्शन भी पढ़ लिया, नेफ्रोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उसमें तीसरा पॉइंट था किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी डिजीज़। तो आमतौर पर हम 2 ही डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, एक किडनी स्टोन और दूसरा जो है वो हम किडनी फेलियर या रीनल फेलियर जिसको हम कहते हैं। तो किडनी स्टोन जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, नेफ्रोलिथियासिस भी जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है जी, किडनी के अंदर जो है वो क्या होता है, किडनी के अंदर या यूरेनरी ट्रैक्ट, यूरेनरी ट्रैक्ट का मतलब है यूरेटर या ब्लैडर, इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल्स जो हैं वो जम जाते हैं, बन जाते हैं। अब वो किडनी, जिनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। आमतौर पे किन केमिकल्स के स्टोन्स बनते हैं, तो उसमें कैल्शियम ऑक्सालेट है, कैल्शियम फास्फेट है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन स्टोन्स हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट के बनते हैं, लगभग 70 to 75% जो होते हैं स्टोन्स वो कैल्शियम ऑक्सालेट के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पर आप देखें रीनल पेल्वस के अंदर जो है स्टोन्स बने हुए हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो है ये स्टोन्स किडनी में बनने के बाद जो है ये समटाइम आके यूरेटर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी जो है वो समटाइम ट्रैप हो जाती हैं। अब सवाल है कि किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं,
तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें पहली वजह आपकी बुक में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, कैल्सीमिया कैल्शियम का लेवल। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो अगर हम कोई कैल्शियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम भी क्या करता है, इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये प्रॉब्लम भी है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, जिसमें क्या होता है जो पर्सन होता है उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा रहना शुरू कर देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, लीड्स टू इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन। उससे क्या होगा, अब ज़ाहिर सी बात है जब एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा तो बॉडी क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, उस इजाफी कैल्शियम को बॉडी से निकालने की कोशिश करेगी यूरिन के ज़रिए। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब ऐसा यूरिन जिसमें कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो बोथ हाइपर कैल्सीमिया और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होना और हाइपर कैल्सीयूरिया यूरिन के अंदर कैल्शियम लेवल का ज़्यादा होना, ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। दूसरा है हाइपर ऑक्सैलूरिया, ब्लड के अंदर ऑक्सालेट्स का ज़्यादा होना, यूरिन के अंदर ऑक्सालेट लेवल का ज़्यादा होना, जिसमें कैल्शियम ऑक्सालेट्स आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स के मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं स्टोन्स के होते हैं, लगभग 70% यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं। caused by a combination of hypercalcemia and hypercalciuria and hyperoxaluria. नेक्स्ट है हाइपर यूरिसीमिया। इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल स्टोन्स बनेंगे। इसके कितने परसेंट चांस होते हैं, तो 10% इसके होते हैं, 10%। जो कैल्शियम फास्फेट है उसके लगभग 15% के आसपास जो हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं, परसेंटेजेस होती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल भी बना दिया हमने, ये वो कंडीशंस हैं जो आमतौर पर किडनी स्टोन्स का बायस बनती हैं। हाइपर कैल्सीमिया है, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। हाइपर कैल्सीयूरिया है, यूरिन में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। हाइपर ऑक्सालूरिया है, ब्लड में ऑक्सालेट का लेवल ज़्यादा होता है। हाइपर ऑक्सालूरिया, ठीक है, यूरेनरी सिस्टम में है तो यूरिन के अंदर हाई ऑक्सालेट लेवल। और हाइपर यूरिसीमिया जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। MCQs है, ओवर कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, हम किस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कैल्शियम ऑक्सालेट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा मौजूद होता है, लाइक स्पिनच वगैरह है, पालक वगैरह, उसमें भी ये मौजूद होता है। टोमेटो के अंदर भी इसकी कुछ मिकदार जो है, टोमेटो के अंदर भी ये मौजूद होता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट ये है कि अगर किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बन जाता है तो डिपेंड करता है स्टोन के साइज़ पर। अगर तो स्टोन स्मॉल साइज़ का है तो आमतौर पे ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से वो स्टोन खुद ही घुलकर पानी में घुलकर जो है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है बिगर स्टोन्स की तो वो फिर जो है वो उसके लिए फिर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमारे पास एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसको आप लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, शॉक वेव्स, शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है किडनी के अंदर बने स्टोन्स को छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए ताकि वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल सकें। अब लिथोट्रिप्सी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें एक जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे कहते हैं लिथोट्रिपर, ठीक है, जो क्या करता है, शॉक वेव्स जनरेट करता है जिनको हम किडनी स्टोन्स पर टारगेट करते हैं ताकि वो वेव्स उसको हिट करें और हिट करके उन स्टोन्स को छोटे पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर सकें। एक और हमारे पास लिथोट्रिप्सी की टाइप है जी परकुटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, वो थी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिसमें हम शॉक वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास है परकुटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रीटमेंट, ये लिथोट्रिप्सी हम यूज़ करते हैं बड़े साइज़ के स्टोन्स के लिए। और ट्यूब, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बैक से, एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं किडनी के अंदर, एक रास्ता क्रिएट कर लिया जाता है, फिर उसके ज़रिए एक स्कोप एंटर की जाती है, लाइक एंडोस्कोप टाइप जो है, एक स्कोप एंटर की जाती है इस ट्रैक के ज़रिए इनटू द किडनी टू विजुअलाइज एंड रिमूव द स्टोन, ताकि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर, स्कोप का मतलब होता है देखना, तो किडनी के अंदर स्टोन कहाँ पे मौजूद है और सारे मंजर को देखने के लिए हम स्कोप एंटर करते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं टू असिस्ट इन लोकेटिंग द स्टोन। फिर क्या करते हैं जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट जो है उसको इंसर्ट करते हैं वाया स्कोप टू मोनीटर एंड ब्रेक द स्टोन।
और स्टोन को ब्रेक कर देते हैं। स्टोन को ब्रेक करेंगे, छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ स्टोन्स आर नॉट ट्रीटेड विद अल्ट्रासाउंड देन फिर अब लिथोट्रिप्सी से अगर काम नहीं चल रहा तो फिर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, सर्जरी करके सिंपली उस स्टोन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास आमतौर पे जो किडनी का डिसऑर्डर हमें मिलता है वो है जी हमारे पास किडनी फेलियर, जिसको हम रीनल फेलियर का नाम भी जो है वो दे रहे होते हैं। किडनी फेलियर का मतलब क्या है कि किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही। किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर ब्लड को फिल्टर करके उसमें मौजूद जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल्स उनको बॉडी से बाहर निकालना। अगर किडनी ये काम नहीं करेगी तो इसको हम कहेंगे रीनल फेलियर। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, और किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है अगर उसमें कोई डैमेज आता है, उसमें कोई इंटरप्शन आती है तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट होती है या डैमेज होती है तो उसके लिए हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं नेफ्राइटस। तो आमतौर पे ना गैप ये दो चीज़ें आमतौर पे देखने को मिलती हैं, एक ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दूसरा ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाना या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का डैमेज हो जाना, इसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस। ये दो चीज़ें आमतौर पर ये भी कॉमनली बाइस बनती हैं रीनल फेलियर का। अब रीनल फेलियर दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, एडवांस्ड क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर किडनी ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर है ये अगर मज़ीद बढ़ जाए तो ये फिर किस चीज़ का बायस बनता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जिसको हम यूरीनिया भी कहते हैं। और इसमें फिर हम आमतौर पे जो ऑप्शन बचता है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बच रहा होता है। यहाँ पे देखिए जी पूछ रहा है द मेन काज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर की जो मेन काज है वो है जी हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। तो अभी क्रोनिक रीनल फेलियर में मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का डैमेज होना या उसमें इंटरप्शन आना और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखिएगा। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं जी डायलिसिस। अब चूँकि किडनी जो है वो तो यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही तो फिर एक टेम्परेरी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम पेशेंट के ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से फ़िल्टर करते हैं। किडनी तो नेचुरली फ़िल्टर कर रही होती है, यहाँ पर हम आर्टिफिशियल तरीके से पेशेंट के ब्लड को जो है वो फ़िल्टर करते हैं। अब इसमें हमारे पास दो किस्म की डायलिसिस होती है, एक हीमोडायलिसिस होती है जिसमें हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, डायलाइज़र उसे कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी भी उसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको एक कैथीटर के ज़रिए जो है वो निकाला जाता है, निकाल कर उस ब्लड को जो है वो डायलाइज़र मशीन से गुजारा जाता है जिसमें कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब वो जो ट्यूब्स होती हैं, ब्लड जो होता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है जबकि उन ट्यूब्स के बाहर एक फ्लूइड होता है डायलाइसिस फ्लूइड। अब चूँकि ट्यूब की जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, तो जब पेशेंट का ब्लड उस ट्यूब के अंदर से मूव करेगा तो उसके अंदर मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ट्यूब की वॉल को क्रॉस करके वो डायलिसिस फ्लूइड में चले जाएंगे। और यही यहाँ पे वो चीज़ें बता भी रहा है, वेस्ट मटेरियल्स जो ब्लड के अंदर मौजूद होंगे वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में, और दूसरी साइड से जब मशीन की दूसरी साइड से ब्लड निकलेगा वो क्लीन ब्लड होगा जिसको बॉडी में दोबारा एंटर कर दिया जाएगा। अब ये जो हीमोडायलिसिस है इस मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो है ये हॉस्पिटल्स के अंदर ही, जिन्हें हम डायलिसिस सेंटर्स कहते हैं, वहीं पर ये ट्रीटमेंट होता है। एडवांटेज एक तरह से ये है कि पेशेंट को हफ्ते में ये मेथड 3 से 4 मरतबा ही जो है वो करवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें जी एक डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पर ये जो आपको एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये इस मशीन का एक हिस्सा दिखाया गया है जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र मशीन। अब यहाँ पर आप देखें जी एक कैथीटर की मदद से, एक ट्यूब की मदद से यहाँ पे पेशेंट का ब्लड निकाला जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें ये पेशेंट का ब्लड मूव कर रहा है और दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं, ये डायलिसिस फ्लूइड को जो है वो एंटर कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायलिसिस फ्लूइड इस डायरेक्शन में। यहाँ भी काउंटर करंट मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है ताकि मटीरियल्स का एक्सचेंज, वेस्ट मटीरियल्स का एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड से डिफ्यूज़ होकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे और दूसरी साइड से फिर क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस।
अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि अब पिछले वाले केस में आप देखिए डायलिसिस फ्लूइड एक मशीन के अंदर मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डायलिसिस फ्लूइड होगा वो कहाँ पे एंटर किया जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, ये कैविटी होती है जो हमारे एब्डोमेन के अंदर होती है, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, इस कैविटी के गिर्द एक लेयर होती है, उसे कहते हैं पेरिटोनियम। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो जब हम पेरिटोनियम के अंदर डायलिसिस फ्लूइड एंटर कर देते हैं वाया कैथीटर, तो पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसमें से वेस्ट मटेरियल्स वो डिफ्यूजन के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं और फिर उस फ्लूइड को बॉडी से पेरिटोनियल कैविटी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस ट्रीटमेंट का एडवांटेज ये है कि पेशेंट इसको खुद घर पर जो है वो कर सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये डेली बेसिस पर लगभग जो है वो करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ हिस्सा दिखाया गया है, यहाँ पे बॉडी का एक साइड एंगल से ही जो है वो दिखाया गया है। तो ये जो हिस्सा आपको एब्डोमेन के अंदर ये जो हिस्सा नज़र आ रही है, जो खाली सी कैविटी नज़र आ रही है, पेरिटोनियल कैविटी। ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। अब इसको पेरिटोनियल कैविटी क्यों कह रही है, क्योंकि इस कैविटी के गिर्द ये आपको ये जो येलो कलर की लेयर नज़र आ रही है ये है पेरिटोनियम। तो इस पेरिटोनियम के अंदर ये जो कैविटी है ये है पेरिटोनियल कैविटी। तो हम क्या कर रहे हैं, डायलाइसिस फ्लूइड को हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इस पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द क्या है, पेरिटोनियम है। और पेरिटोनियम में आप देखिए रेड सी लाइन नज़र आ रही है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड और पेरिटोनियम यहाँ पर क्या होगी, डायलिसिस फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो क्या होगा, ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल, देखिए यहाँ पे एरो से शो भी किया हुआ है कि जो मटेरियल्स हैं, वेस्ट मटेरियल, वो फिल्टर आउट होकर किस में आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में। फिर कुछ देर के बाद डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी से जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। लास्ट ट्रीटमेंट है जी हमारे, अब परमानेंट अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो वो हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ख़राब किडनी होती है, ख़राब से मुराद वो किडनी जो काम नहीं कर पा रही उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी किडनी के साथ। ठीक है, अब उसके लिए फिर किडनी चाहिए होगी, और किडनी जिस शख्स से हम लेंगे वो क्या कहलाएगा, डोनर। तो डोनर से हम एक किडनी लेंगे। डोनर लाइव भी हो सकता है, डिजीज्ड भी हो सकता है। डिजीज से मुराद है कि डेथ के कुछ टाइम के अंदर अंदर अगर उस बॉडी पार्ट को निकाल लिया जाए। ठीक है, डोनर जो है वो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है, अनरिलेटिव भी हो सकता है। मेजर चैलेंज यहाँ पर क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में जो इस मेथड के अंदर जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की गई है बॉडी उसको कहीं रिजेक्ट ना कर दे। इसको प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा वीक कर दिया जाता है। क्योंकि बाहर से कोई भी, बेशक किडनी को बहुत सारी चीज़ें मैचिंग करने के बाद, कंपैटिबिलिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक आउटसाइड सोर्स से ही लाई जा रही है। तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम फौरी रिएक्ट करता है और बाज़ उस पार्ट को डैमेज कर देता है, उसको एक तरीके से फंक्शन लेस बना देता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, जो इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए क्या कर देती हैं, थोड़ा सा वीक कर देती हैं, थोड़ा स्लो कर देती हैं, ताकि उस नए बॉडी पार्ट को उस नए एनवायरनमेंट में, उस नई बॉडी में अडेप्ट करने का मौका मिल सके। लाइक जैसे कि ड्रग है साइक्लोस्पोरिन, ये आमतौर पर फंजाई से हासिल की जा रही होती है टू प्रिवेंट रिजेक्शन। अब प्रोटोकॉल्स क्या हैं ट्रांसप्लांट करने से पहले, वो जो कंपैटिबिलिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या हैं। तो कंपैटिबिलिटी प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जी, किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जिसको हमने मैच करना है वो है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी इज चेक्ड सिमिलर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पहले तो डोनर का और जो पेशेंट है उनका ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, इसकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो HLA एंटीजन जो कि डोनर की किडनी की वो मैच करनी चाहिए पेशेंट की किडनी के या पेशेंट की एंटीजन के साथ। HLA एंटीजन फॉर किडनी ट्रांसप्लांट तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है, हमें ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, दूसरा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कंपैटिबिलिटी को चेक करना है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है जी हमारे पास, वो मेन प्रॉब्लम है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। उसके लिए कंपैटिबिलिटी प्रोटोकॉल्स हमने 2 बना लिए हैं।
तो ये जो सप्रेसिंग इम्यूनिटी है, इससे क्या होता है, जब इम्यूनिटी को हम इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं तो उस ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन लाइक स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, ये लगभग कितना अरसा काम कर सकती है पेशेंट में, 10 से 15 साल ये काम कर सकती है। याद रखना है एबीओ कंपैटिबिलिटी और HLA कंपैटिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांट की सक्सेशन में। ये कंपैटिबिलिटी होंगी तो सक्सेशन जो है वो आपकी सक्सेसफुल होगी। फिर अपने इम्यून सिस्टम को भी जो है वो क्या करना है, सप्रेस करना है, उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जी हमारा एक तरह से एक्सक्रेटरी सिस्टम और एक तरह से ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन टेम्परेचर। बॉडी में टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री मतलब 37 की पास ही स्टेबल रहता है, तो उसकी वजह है हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस थर्मो रेगुलेशन, जिसमें क्या किया जाता है जी, बॉडी के टेम्परेचर को 36 से 38 इस रेंज के अंदर मेंटेन करके रखा जाता है। अच्छा, टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं एनिमल्स को लेके। एक हमारे पास है ओल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसमें 2 टर्म्स यूज़ की गई। ओल्ड क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, एनिमल्स को 2 कैटेगरीज बनाई गई, पाइकिलोथर्म्स जिन्हें हम कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स भी कहते हैं, और होमियोथर्म जिन्हें हम वार्म ब्लडिड एनिमल्स भी कहते हैं। पाइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, बॉडी के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पाइकिलोथर्म्स। होमियो का मतलब होता है सेम, ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं होमियोथर्म्स। लाइक अगर हम अपनी बात करें तो इस क्लासिफिकेशन स्कीम के मुताबिक चूंकि हम अपना बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमंस अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, सो हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, होमियोथर्म्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इसमें फिर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स इस क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर देखने को मिली, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिवाइज किया गया और एक नया सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ढूंढा गया। और नया जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेस था ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि बॉडी में जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स ऑफ हीट है वो कहाँ से आ रही है। तो इसमें एक पहली कैटेगरी है एनिमल की, इसमें 3 कैटेगरीज फिर बनाएंगी। पहली है एंडोथर्म, एंडो मीन इनसाइड, हीट बॉडी के अंदर ही जनरेट होगी। तो ऐसे एनिमल्स जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा करें एज ए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। लिहाजा ऐसे एनिमल को बाहर से हीट लेने की ज़रूरत नहीं है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडोथर्म कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सवाल है बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कैसे होगी, तो उसके लिए मस्कुलर एक्टिविटी है। अगर मसल्स के ज़रिए जो है वो हीट पैदा की जा रही है, जिसमें मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान भी हीट पैदा होती है। जैसे हम हाथों को जब रगड़ते हैं तो उससे भी हीट पैदा होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और अगर हार्मोन्स के ज़रिए पैदा की जा रही है हीट बॉडी में तो उसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एग्जाम्पल्स में याद रखना है, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये किस में आ जाएंगे, होमियोथर्म्स में आ जाएंगे, एंडोथर्म्स में भी आ जाएंगे। एक्टोथर्म्स की हम बात करते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद करनी, क्योंकि एमसीक्यूज में वो भी पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे एक्टोथर्म, एक्टो मीन आउटसाइड, तो यहाँ पे जो एनिमल होगा उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट बहुत कम बन रही होगी। अब उसने अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन करना है, तो उसके लिए उसको ज़्यादातर कहाँ से हीट लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही लेनी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसमें रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फिश वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। तो एंडोथर्म्स में हीट बॉडी के अंदर ही बन रही होगी, एक्टोथर्म्स में हीट बॉडी के अंदर थोड़ी बन रही होगी, लिहाजा बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा। हेट्रोथर्म, हेट्रो मीन डिफरेंट। अब ये वो एनिमल्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ना वेरी करता रहता है। अब जैसे एंडोथर्म की मैं बात करूं तो ये वो एनिमल हैं जिन आप समझ लें कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना बहुत एफिशिएंट है, जिससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एक्टोथर्म्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एक तरह से कहेंगे इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, जिससे कम हीट पैदा होती है। लेकिन हेट्रोथर्म्स जो है ना, इनका जो मेटाबॉलिज्म है
वो फिक्स नहीं है। मतलब कभी वो एक लम्हे अगर वो स्लो है तो अगले लम्हे वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक लम्हे अगर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो रही है, बॉडी में हीट पैदा हो रही है, तो अगले लम्हे बॉडी में हीट बहुत कम पैदा हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो एक तरह से मेंटेन करके रख ही नहीं सकते, क्योंकि कभी बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही होगी, कभी बॉडी में हीट कम बन रही होगी। यही वजह है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर एक रेंज के अंदर मेंटेन, एक नैरो छोटी रेंज के अंदर मेंटेन करके नहीं रख सकते। अब इसमें दो ही आते हैं, एक हमारे पास हमिंग बर्ड्स हैं और दूसरे हमारे पास बैट्स हैं, चमगादड़्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखा जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक मैकानिज़्म यूज़ होता है, फीडबैक मैकानिज़्म। ऐसा मैकानिज़्म जो अपनी आउटपुट से कंट्रोल हो, उसे हम, या अपनी प्रोडक्ट से कंट्रोल हो रहा हो, उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकानिज़्म। ठीक है। और थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट इन द बॉडी, थर्मोस्टेट बॉडी का वो पार्ट जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ये थर्मोस्टेट का काम करता है। ये क्या करता है जी? हमारे ब्लड के टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है। कैसे? वाया थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स के जरिए हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 24 घंटे क्या करता रहता है? मॉनिटर करता रहता है। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 पॉइंट से, इस सेट पॉइंट से डेविएट करता है, बढ़ता है या कम होता है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर ऐसे रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जिससे दोबारा से टेम्परेचर अपने बैलेंस की तरफ, अपने नॉर्मल लेवल की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है। लाइक अगर लेट्स से मान लीजिए कोल्ड कंडीशन है, सर्दी जो है वो बहुत, बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 37। क्योंकि जब बाहर देखिए, बाहर का जब टेम्परेचर कम होगा तो अंडरस्टूड है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या करेगा? टेम्परेचर हमारी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो 37 से कम हो जाएगा। और जैसे ही कम होगा हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें कि कोल्ड कंडीशन में, सर्दियों में हम मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो मोटे कपड़े हैं ये क्या करेंगे? ये जो मोटी सी लेयर होगी ये क्या करेगी? हीट को, टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकेगी, इंसुलेटर का काम करेगी। जब हीट बाहर नहीं जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे हमें सर्दी कम लगेगी। इसी तरह हमारी स्किन में जो फैट लेयर है वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है, अब कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 से नीचे चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर, हीट बाहर निकलती है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है ना, हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। लेकिन बॉडी ने तो टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो फिर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस की जाएगी। अब वो कैसे की जाएगी? हीट तो बाहर निकल गई, तो उस हीट को बॉडी के अंदर फिर कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस, कुछ सिस्टम्स एक्टिवेट करवाएगा। लाइक इसमें हमारे पास है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? जल्द रैपिडली इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। इनवॉलंटरी, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे लेट से आप जो है, जब आपको सर्दी लगती है तो आपकी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है? शिवर करना शुरू कर देती, कप कपाना शुरू कर देती। तो उस वक्त बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जिससे बॉडी में हीट पैदा हो रही होती है। फिर दूसरी चीज़, बॉडी, दूसरा एक प्रोसेस बॉडी में क्या एक्टिवेट होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्योंकि ज़्यादा जो हीट लॉस होता है ना, वो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ से हीट का जो आप कह लें, हीट जो निकल रही होती है बाहर, वो यहाँ से निकल रही होती है। तो क्या किया जाता है? ब्लड, जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ताकि हीट लॉस कम किया जा सके, हीट लॉस ज़्यादा ना हो। फिर हीट जो कम हुई है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरी चीज़ है पाइलो इरेक्शन। इसमें क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देखते हैं जब आपको सर्दी लगती है तो ये जो हमारी स्किन के ऊपर ये जो हेयर्स होते हैं ये इस तरह से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम गूज बम्प कंडीशन भी कहते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इनसाइड स्किन होते हैं, जिससे हेयर्स जो हैं वो स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, इसे हम गूज बम्प कंडीशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एयर उन हेयर्स में से गुजरती है वो ट्रैप हो जाती है, तो हमारी स्किन के ऊपर एक टेम्परेरी लेयर बन जाती है जो हीट को बाहर निकलने से क्या करती है? रोकती है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर वाया हाइपोथैलेमस ऐसे प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएंगे जिससे हीट कम बाहर जाएगी, दूसरा हीट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी, ताकि जो हीट कम हुई है, 30 टेम्परेचर कम हुआ, उसको इंक्रीज करके दोबारा जो है वो 37 सेट पॉइंट तक लाया जा सके। ये देखें जी डियर स्टूडेंट,
ये है जी वो हमारे पास डायग्राम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये जो है ना, ये हमारे पास है टेम्परेचर का सेट पॉइंट, होम्योस्टेसिस पॉइंट 37, ये टेम्परेचर का सेट पॉइंट है। अब क्या हुआ, कोल्ड कंडीशन थी तो हमारा जो हीट लॉस हो गया, हीट लॉस से हमारा जो टेम्परेचर था बॉडी का वो 37 से हो गया कम, 37 से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, 37 से कम हो गया। देखें जी ये लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज देन नॉर्मल, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 से क्या हो गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो होगा, ये जो कम टेम्परेचर होगा इसको डिटेक्ट किया जाएगा वाया रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, स्किन के अंदर होंगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस चलें हम लेके चल रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस में और हमारी स्किन के अंदर जो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे कि जी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम हो गया। तो हमने कहा था कि जब हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, अब ये देखिए ये हाइपोथैलेमस यहाँ पे दिखा रहा है, तो हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस इनिशिएट करवाएगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, ताकि हीट बॉडी में ऐड हो और टेम्परेचर जो कम हो गया 37 से वो इंक्रीज होकर दोबारा 37 पे आ सके। आप देखें यहाँ पर पहली चीज़ वो क्या बता रहा है, शिवरिंग इन स्केलेटल मसल, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में इनवॉलंटरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी जिससे बॉडी में हीट पैदा होगी, हीट ऐड होगी तो टेम्परेचर 37 की तरफ जाना शुरू कर देगा। दूसरा क्या होगा, ये देखिए ये स्किन दिखाई गई है, तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि हीट लॉस जो है वो क्या हो, कम से कम हो। अब इसके नतीजे में क्या होगा, हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा जैसे जैसे हीट बढ़ना शुरू होगी पीछे से हाइपोथैलेमस ये जो सिग्नल दे रहा है, ब्रेन ये जो सिग्नल दे रहा है स्केलेटल मसल्स की शिवरिंग और ये वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये कम होता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 37 पे जाएगा ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे अब इसकी आउटपुट क्या है, सिस्टम की आउटपुट ये है कि हीट को इंक्रीज करना है, हीट बढ़ानी, हीट पैदा करनी है, टेम्परेचर को बढ़ाना है जो कम हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पीछे से इनपुट भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये होगा ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन। इसी का ऑपोजिट आप कर दें तो ये डायग्राम में आप देखें यहाँ पे, इसी का ऑपोजिट आप कर दें तो जब टेम्परेचर 37 से, अब वार्म कंडीशन में क्या होगा, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बाहर हीट चूंकि ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा, तो वो बॉडी में एंटर होगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। बॉडी ऐसे प्रोसेस इनिशिएट करवाएगी जिससे बॉडी से हीट निकले ताकि बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ गया उसको कम करके दोबारा 37 पे लाया जा सके। तो जो पहले प्रोसेस हो रहे थे लगभग ओपोजिट होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, अगेन स्किन और हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस चूँकि थर्मोस्टेट का काम करता है वो इसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस इनिशिएट की जाएंगे, लाइक स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल पहले कॉन्स्ट्रिक्ट की जा रही थी अब उनको डायलेट करवाया जाएगा। तो जब स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होगा, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, जब हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर कम होकर दोबारा 37 की तरफ आएगा। दूसरा, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और जब पसीना आएगा इवेपोरेशन होगी तो उससे भी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो कि आउटपुट है, यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है और 37 पे लेकर आना है, ये आउटपुट है। तो पीछे से ये जो इनपुट आ रही है ब्रेन की तरफ से, ये जो सिग्नल आ रहा है स्किन में मौजूद ब्लड वेसल्स की डायलेशन का और स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन का, ये भी कम होता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 37 के करीब आएगा तो इनपुट भी लगभग ज़ीरो हो जाएगी। दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे जैसे आउटपुट कंप्लीट होती जाएगी तो इनपुट की स्पीड भी उस हिसाब से कंट्रोल होती जाएगी। यही चीज़ हमने अगली स्लाइड के अंदर पढ़नी है वार्म कंडीशन में। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक एमसीक्यूज है, इन अ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है जब गर्मी होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें गर्मी लगेगी, तो कौन सा प्रोसेस ट्रिगर होगा बॉडी के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा वेजोडाइलेशन होगी, चूंकि हीट बढ़ गई है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट लॉस करवाना पड़ेगा, उसके लिए वेजोडाइलेशन होगी। दूसरा भी हमने पढ़ा स्वेटिंग। अभी हमने स्लाइड के अंदर ये एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमने कहा था हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो इनवॉलंटरी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वार्म कंडीशन जिसमें हम बात कर रहे थे, वेजोडाइलेशन होगी, स्वेटिंग होगी। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ अब वो सारी डिटेल में वही है हमारे पास।
लास्ट जी हमारे पास टॉपिक है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन एक्सक्रीशन या इन रिलेशन टू हैबिटेट। देखिए एक एनिमल की बॉडी के अंदर जो है, एनिमल बॉडी के अंदर कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा ये रिलेट कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है उसके हैबिटेट में, और स्पेशली उसके हैबिटेट में वाटर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो देखें जी, सोर्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये वो वेस्ट हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में बात की थी कि जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है जिसको आप, तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जहाँ पे प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी समटाइम बन जाती हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरतमंद नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। उनमें जो सबसे खतरनाक वेस्ट है वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट आमतौर पे कैसे बन रहे होते हैं, ये दो चीज़ों की ब्रेकडाउन से आमतौर पर बन रहे होते हैं। एक बन रहे होते हैं प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से, ये याद रखना है आपने, और दूसरे न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन से, न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन से, ठीक है। तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड से फिर आगे नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए टूटेंगे, पहले नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगे और फिर इन नाइट्रोजनस बेसिस से आगे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनेंगे, और यही आगे उसने यहाँ पे मेंशन किया, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होके वाया विलाए जो हैं ये जाएंगे लीवर में। लीवर क्या करता है, अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप निकाल देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। अब वो जो अमाइनो ग्रुप जब निकलेगा तो वो कन्वर्ट होगा आगे अमोनिया में। अब अमोनिया एक मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है। अगर बॉडी में पानी ज़्यादा होगा तो अमोनिया ही उसको बॉडी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जैसे हमें पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो लीवर के अंदर एक साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल, जिसमें वो जो अमोनिया बनी है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, ताकि उसको कम पानी के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जा सके। अगर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही शदीद कम है तो फिर यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में, और ऐसा होता है इंसेक्ट्स के अंदर जिनको पानी की अवेलेबिलिटी हमसे भी ज़्यादा जो है वो कम अवेलेबिलिटी उनको होती है, तो उसमें यूरिक एसिड जो है वो फिर निकाला जाता है बॉडी से। तो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या किया जाता है, उस हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट। अगर तो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश वगैरह हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, तो उनमें अमोनिया ही वेस्ट बनेगा। ऐसे एनिमल जो अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो आमतौर पे यूरिया को वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, हम कहते हैं यूरियोटैलिक। और जैसे इंसेक्ट्स हैं और या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है तो वो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। उसकी वजह ये है कि 1 ग्राम अगर अमोनिया का बॉडी से बाहर निकालना है तो उससे लगभग 500 ml वाटर चाहिए, हाफ आ लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड। अगर 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए 50 ml वाटर चाहिए। अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए लगभग 1 ml वाटर चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं। पहले अमोनिया ही बनता है, फिर उस अमोनिया को ज़रूरत के मुताबिक यूरिया में या ज़रूरत के मुताबिक उसको फिर आगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। वो कहता है जी विच क्लास ऑफ एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। इनमें से कौन सी क्लास है एनिमल्स की जो अमोनिया को मेन वेस्ट के तौर पे बाहर निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है जो अमोनिया को बाहर निकालेंगे वो अमोनोटैलिक, जो यूरिया को बाहर निकालेंगे वो यूरिया को बाहर निकालेंगे वो यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड को बाहर निकालेंगे वो होंगे यूरिकोटैलिक। एमसीक्यूज है यूरियोटैलिज्म, यूरिया को बाहर निकालना इज एन अडेप्टेशन टू दी। अब यूरिया को क्यों बाहर निकाला जा रहा है, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यूरिया हमें भी पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, अगर एक्सट्रीम होगी देन यूरिक एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया को बाहर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है। बाय नेचर अगर हम देखें तो ह्यूमंस क्या हैं, हम क्या करते हैं, हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो असल में क्या है, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक नहीं है, यूरियोटैलिक, यूरिया को बाहर निकाला जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सक्रीशन, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जितने भी इक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेज हैं, स्पॉन्जीज हैं, प्रोटोजन को पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये अमोनिया को बाहर निकालते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ये यूरिक एसिड को जो है वो बाहर निकालते हैं। और यूरिया डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट, वो डिपेंड करता है इंसेक्ट
इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, रेप्टाइल किस इन्वायरमेंट में मौजूद है, विच नाइट्रोजनस वेस्ट हैज़ द लोएस्ट सॉलेबिलिटी इन वाटर, तो वो है यूरिक एसिड की, ठीक है, यूरिक एसिड की हमने पढ़ा था 1 ml जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो इसकी अमोनिया की सॉलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए अमोनिया जैसे ही बॉडी में बने इसको बॉडी से फ़ौरन निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें मोनोटैली, यूरियोटैली, यूरिकोटैली इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर MCQs यहीं से ही जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर था ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करेंगे, ओवरव्यू अपने बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे, तो आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेंगे और कोई भी MCQs आएगा तो आप बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेंगे।